हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, कैरवन ने नंबर 1 को जान से मार दिया था और वो तुरंत हाओचेन को देखने उसके कमरे में जाने लगती है, लेकिन उसे उस कमरे में कोई भी नहीं मिलता। लेकिन तभी हम नंबर 1 को देखते हैं जो बेड पर पड़ा हुआ था और उनके सामने पलादीन लीडर और एक और लीडर खड़े थे, यानी कि नंबर 1 जिंदा बच गया है और उसका इलाज यहाँ पर हो रहा है। तभी अलादीन लीडर कहते हैं कि यह जरूर असासिन हॉल का ही काम है, लेकिन उन्होंने हमलावर को देने से रिफ्यूज कर दिया है, इसलिए अलादीन इधर असासिन ऑफ टेम्पल जाने का डिसाइड करता है। वही नंबर 1 के सोल्जर असासिन टेम्पल के सामने आ गए थे और वो हमलावर की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं। वो अंदर घुसना चाहते हैं, लेकिन गेट पर ही उन्हें 4 असासिन रोक कर रखे हैं, जिस पर सोल्जर्स कहते हैं कि हमें क्रिमिनल्स को पकड़ना है और जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे बेरहमी से मार दिया जाएगा। वह सोल्जर्स अंदर आने लगते हैं, लेकिन वह चारों उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं अब हमें हॉल के अंदर असासिन लीडर को दिखाया जाता है, जो हॉल के अंदर अकेला बैठा हुआ है। तभी उसके पास एक सैनिक आता है और वो बताता है कि ये टेम्पल से कई सारे सैनिक हमलावर को लेने के लिए आए हैं और उनके साथ अलादीन लीडर भी कुछ ही देर में आने वाले हैं। वे अलादीन लीडर को वेलकम करने का आदेश देते हैं, बाकी वो खुद ही संभाल लेगा। तभी सोल्जर एक और बार फिर से पूछता है कि तुम हमें अंदर जाने दे रहे हो या फिर नहीं, जिसका जवाब देते हुए चारों असासिन मना कर देते हैं और अब ये सुनकर उस सोल्जर को गुस्सा आ जाता है। तभी असासिन भी कहते हैं कि अगर तुमने एक और कदम आगे की ओर बढ़ाया तो फिर हम तुम्हें मार देंगे। और अब सोल्जर अपने सैनिकों को तैयार करता है और उन पर हमला कर देता है और असासिन भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं उन दोनों के अटैक्स एक दूसरे को लगने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर अलादीन लीडर आकर उन दोनों को रोक देता है। वहीं वह 4 असासिन उस अलादीन लीडर के सामने झुककर उसे प्रणाम करते हैं। इस सीन से हमें यह पता लगता है कि लीडर के यहाँ पर कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट और पोजीशन है। वो कहते हैं कि हमारा सैनिक और हमारा लीडर क्लैन आपस में आखिरकार कैसे लड़ सकता है, क्या हमारे आपस की अलायंस ने हमें यही सिखाया है। वहीं अंदर का सोल्जर टेलीपोर्ट होकर अपनी स्किल का यूज करते हुए बाहर आता है और चीफ अलादीन को वेलकम करता है और वहीं लीडर भी उसको ही उसकी स्किल सिखाते हुए उसके सामने से पीछे की ओर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उसे हैरान करते हुए आगे की ओर एंटर करते हैं। वह अंदर घुसते ही टेम्पल मास्टर सिंह ली से कहते हैं कि तुम्हें अलायंस के रूल्स अच्छे से पता है कि तुम हमलावर से जिसे यांग बेंग साउ को मारा है उसको सरेंडर करवाना पड़ेगा, वरना ये तुम्हारी क्लैन के लिए बहुत बुरा होगा। जिस पर टेम्पल मास्टर कहता है कि मेरा उत्तर वही सेम ही होगा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये बात सुनकर चीफ अलादीन को बहुत गुस्सा आता है कि उनकी ऑरा से आसपास की चीजें भी अफेक्ट होने लगती हैं। जिस पर चीफ अलादीन कहते हैं कि अगर तुम और इनकार करोगे तो ये सिचुएशन किसी के लिए भी शांति से भरी हुई नहीं होगी। अगर तुम हमारा अलायंस बने रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारे हमलावर को ढूंढने में हमारी मदद करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर हमारे सोल्जर तुम्हारे टेम्पल के ऊपर अटैक कर देंगे और चारों तरफ खून की होली खेली जाएगी और इस कारण से तुम्हारा हॉल भी खून से नहा लेगा। तुम अलायंस के मेंबर हो और तुम्हारे पास पावर है जिसका तुम्हें पता होना चाहिए कि उसको कहाँ यूज करना है और कहाँ पर नहीं। तुम ऐसे ही किसी को बुली करने के लिए अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते हो। अगर अलायंस के मेंबर्स ही ऐसे सब हरकत करने लगेंगे और अगर ऐसे ही सब सेल्फिश होने लगे, जो तुम्हें बैटल फील्ड पर अवार्ड मिला है उसका क्या फायदा। लेकिन अब भी टेम्पल मास्टर कुछ भी नहीं बोलता, इसलिए चीफ अलादीन वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अब जो भी होगा अब सिर्फ अलायंस ही डिसाइड करेगी और अब हमें तुम्हारे बैकग्राउंड से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी पोजीशन क्या है और अब हम बेरहमी के साथ तुम पर अटैक करेंगे। अब जाते जाते चीफ अलादीन से टेम्पल मास्टर कहते हैं कि इतने सालों बाद भी तुम चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते हो। तुम तो वो हो जिसने अपने ग्रैंडसन को ही नाइट टेम्पल से निकालने का डिसाइड कर दिया। वो फिर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हमें सरेंडर करने से आखिरकार क्यों मना कर दिया, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम ये बात कुछ डिवाइन सीन नाइट्स को छोड़कर किसी और को नहीं बताओगे। जिस पर चीफ अलादीन मान जाता है और वह मंत्र बोलते हुए प्रतिज्ञा लेता है कि अब वह जो कुछ भी सुनेगा वह किसी को भी नहीं बताएगा और अगर उसने किसी को भी यह बताया तो फिर उसकी आत्मा और उसका शरीर वहीं पर ही जलकर राख हो जाएगा। अब असासिन लीडर बोलना शुरू करता है कि आज से 3000 साल पहले असासिन टेम्पल के अंदर कोई पैदा हुआ था जिसकी मेंटल स्ट्रेंथ 91 पॉइंट्स के साथ पीक पर थी। उसे रिफॉर्म चाइल्ड कंसीडर किया गया था और री-इनकार्नेशन बच्चे के अंदर काफी टैलेंट और स्ट्रेंथ थी। वह सिर्फ अपनी एक सिंगल स्वॉर्ड के साथ डेमन गॉड एम्परर के साथ लड़ा था और डेमन और हमारी काफी फेयरफुल बैटल हुई थी। हालांकि उस फाइट में उसकी जान चली गई, लेकिन उसने एम्परर डेमन गॉड को भी काफी ज्यादा घायल कर दिया था। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई डेमन गॉड एम्परर को मारने के इतना करीब पहुंच गया था और अब 3000 सालों तक कोई भी ऐसा वॉरियर पैदा नहीं हुआ है। लेकिन अब एक नई री-इनकार्नेटेड लेडी इस दुनिया में रिबॉर्न हुई है और उसकी इनहेट सोल पावर 100 पॉइंट्स तक पहुंच गई थी। और ये सुनकर चीफ अलादीन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, क्या वो हमलावर होली लेडी री-इनकार्नेटेड है। जिस पर टेम्पल मास्टर कहता है कि तुम अब क्या समझे कि हम क्यों उसको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते हैं, कि वह 3000 साल पुराना काम अधूरा रह गया पूरा कर सकती है। वह इस डार्क एज के लिए आशा के किरण के समान है
और अब चीफ अलादीन याद करने लगते हैं कि कैसे डीमन और ह्यूमन के बीच में फाइट होती आई है और उसने एक युद्ध में अपने बेटे और बहू को भी खो दिया था, जिस वजह से उसका पोता अनाथ हो गया था। और वह अब सोचने लगता है क्या अब सच में डीमन के साथ हमारी वॉर खत्म हो जाएगी। और अब चीफ अलादीन पूछता है कि अगर अब ऐसा ही है तो फिर तुमने उसे अच्छे से शिक्षा क्यों नहीं दी, उसको मॉरल्स और वैल्यूज क्यों नहीं सिखाए। उसने अपनी ही पावर का मिसयूज किया है, उसके जिम्मेदार तुम हो क्योंकि तुमने उसको बिगाड़ दिया है। वो भला कैसी मानवता को फ्यूचर में लीड कर पाएगी, वे कैसे इंसानियत को बचा सकती है। जिस पर टेम्पल मास्टर कहता है कि तुम नहीं समझोगे, जिस पर चीफ अलादीन कहता है मैं क्यों नहीं समझूंगा, ये उसकी डेस्टिनी है कि उसको डीमन गॉड एम्परर से लड़ना है। वो उन शक्तियों के साथ पैदा हुई है, उसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। जिस पर टेम्पल मास्टर कहता है कि मुझे एक और लीडर ने यही कहा था, लेकिन फिर मैंने अच्छे से सोचा और पाया क्या हमने कभी भी उसकी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश की है। आखिर वो खुद क्या बनना चाहते हैं, वो वही बनते हैं जो हम उन पर बचपन से लाद देते हैं डेस्टिनी के नाम पर, और हम उनको उनकी डेस्टिनी चुनने से रोक देते हैं। और जो हम करते हैं क्या वो सही करते हैं। रीइंकार्नेटेड से जल्दी से ताकतवर योद्धा में बदल देने के लिए उसको जन्म के समय टेम्पल ऑफ असासन का क्रूवल टेस्ट देना होता है, उनको 6 पावर ऑफ रीइंकार्नेशन से गुजरना होता है। और उसने उस हेल के अंदर अपनी 6 सेंसेस को खो दिए थे और उसके अंदर के सारे इमोशन भी गायब हो गए थे। लेकिन कुछ साल पहले जब वह छोटी थी तब वह एक लड़के से मिली और उसकी वजह से मन में फिर से उसके इमोशन आने लगे और फिर उसका दिल फिर से ह्यूमन जैसे धड़कने लगा। वो लड़का कोई और नहीं हाओचैन था। और ये सब सुनकर चीफ अलादीन को काफी ज्यादा सदमा लगता है और वो रिग्रेट भी करने लगता है क्योंकि उन्होंने भी अपने ग्रैंडसन को बहुत ज्यादा डांटा था क्योंकि वो उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ा नहीं उतर पाया था। मैंने उसको अपने ही घर से निकाल दिया, ये जानते हुए भी उसके ऊपर उसके पेरेंट्स का भी हाथ नहीं है। और उसे ग्रैंडसन ने भी कहा था कि आपने कभी भी मेरे अंदर की बात जानने की कोशिश ही नहीं करी और आप मुझे हमेशा दूसरों से ज्यादा काबिल बनाने में लगे रहे। और अब चीफ अलादीन वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं यह बात किसी और को नहीं बताऊंगा कि तुम उसे कैसे टीच कर रहे हो, कैसे शिक्षा दे रहे हो, उस मैटर में भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी कि अगर तलवार के अंदर धार नहीं है तो फिर वह हमें ही चोट पहुंचाएगी और उस चोट का कोई भी इलाज नहीं होगा। चीफ अलादीन सैनिकों को वापस जाने को कहता है और ये सुनकर वहाँ पे खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन किसी के अंदर उनसे पूछने की हिम्मत ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कैरन हाउचैन के रूम में थी, वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए वह बहुत टेंशन में आ रही थी। उसके बॉडीगार्ड्स भी हाउचैन को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए कैरन हाउचैन को खुद ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। वहीं अब हम हाउचैन को देखते हैं जो कैरन को याद करता हुआ उसी पॉइंट पर जा रहा था जहाँ पर वह मिला करते थे। क्योंकि वो होश में नहीं था इसलिए वो नीचे खाई में भी गिर जाता है, लेकिन तभी उसे कैरन देख लेती है और फिर तभी वो भी खाई में कूद जाती है और फिर तभी यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसकी आगे की स्टोरी को अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।